रामपुर नाम के गांव में शारदा और रानी रहती थी। उनके बीच बहुत प्रेम भाव था। शारदा बहुत ही शांत और नम्र किस्म की थी। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसलिए बहू भी उसी के कहे मुताबिक चलती थी। और इसी एकता की वजह से शारदा और अनामिका सास बहू के नाम पे एक मिसाल थी। पर रानी इतनी सरल नहीं थी। वो बात बात पे चीखती चिल्लाती रहती थी। उसी के बातों के मुताबिक उसकी बहू कविता चलती थी। कहते हैं ना, शेर को देखकर गीदड़ जलता है। इसीलिए शारदा का देखा देखी रानी भी अपना व्यापार शुरू करती है। उसने ठान लिया था भले ही उसका मुनाफा ना हो, पर शारदा का घाटा होना जरूरी है। इसलिए वो दुनिया की हर कोशिश करती रहती थी। तभी एक दिन कविता कहती है, सासू माँ, वो सास बहू शारदा अनामिका ताड़ गोला का नया व्यापार शुरू करने जा रही है। ऐसा क्या बहू? वो सास बहू दूसरा नया व्यापार शुरू करने जा रही है? फिर तो हमें भी उनके व्यापार को नकल करना पड़ेगा। ठीक है सासू माँ। इस तरह से रानी और उसकी बहू कविता सोचती है। उधर शारदा के घर में शारदा सोफे पे बैठी हुई थी और सोफे के पास खड़े होकर उसकी बहू रानी अनामिका काफी गहरी चिंता कर रही थी। क्या हुआ बहू अनामिका, कुछ तरकीब निकली? अरे सासू माँ, ये कोई रोटी का आटा है क्या कि ऊपर से गेहूं डाले और नीचे से आटा निकल गया? ये नया व्यापार है। व्यापार, मुझे ठंडे दिमाग में सोचने दीजिए। ठीक है, फिर अपने दिमाग को फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। और ज्यादा ठंडक चाहिए तो फ्रीजर में रख दो। मजाक अच्छा था सासू माँ, पर मुझे हंसी नहीं आई। अच्छा सासू माँ, हमने परसों भी तो तार गोला का व्यापार के बारे में सोचा था। हमने किया, वो लोगों को पसंद आया और हमने अच्छे पैसे भी कमाए। हमारे देखा देखी रानी चाची और उनकी बहू कविता ने भी वही व्यापार शुरू किया और उनका भी व्यापार अच्छा चल रहा है। मैंने ये नहीं पूछा किसने क्या क्या नहीं किया बहू, मैं पूछ रही हूँ एक नए व्यापार के बारे में। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है आइसक्रीम, तरबूज, नारियल और ताड़ गोला। इनके साथ साथ हम आइसक्रीम लेके और गली गली में जाके उन्हें बेच सकते हैं। नारियल से ज्यादा ताड़ गोला का व्यापार तो अच्छा था। अरे जो पुराना व्यापार हो गया उसे छोड़ दो, मैं एक नए व्यापार के बारे में बात कर रही हूँ। वही तो सासू माँ, अभी हम ताड़ गोला मिल्क शेक बनाते हैं। वैसे भी अभी तो गर्मी है। नहीं, अभी हम घर में हैं। अगर आप ऐसे मजाक करेंगी ना तो हंसी दूर की बात, मेरा मुंह लटक जाएगा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना बहू, फिर तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए 25 आइसक्रीम मुझे कहाँ से मिलेंगे? कहकर शारदा डर जाती है। अनामिका ये देख के मुस्कुराने लगती है। फिर शारदा अनामिका ने फैसला लिया कि वो ताड़ गोला का मिल्क शेक बनाएंगे। जो जो जरूरत की चीजें थी उसका इंतजाम करते हैं। फिर वो ताड़ गोला का मिल्क शेक बना के पेड़ के नीचे बेचने लगते हैं। आइए बाबू आइए, कूल कूल मिल्क शेक, ताड़ गोला का मिल्क शेक। छोटा ग्लास 10 रुपए, बड़ा ग्लास 20 रुपए। ठंडा ठंडा कूल कूल, आइए बाबू आइए। इस तरह से कहकर गाड़ी के दोनों तरफ खड़े होके सास बहू मिल्क शेक बेचती है। लोग वहाँ आते हैं, मिल्क शेक पीते हैं और चले जाते हैं। उधर रानी और उसकी बहू कविता कुछ ऐसा सोच रही थी। अरे कविता, शारदा के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है, एक बार देखो तो वो क्या कर रहे हैं। सासू माँ के कहे मुताबिक कविता घर से बाहर आती है और शारदा के घर ताक झाक करती है। घर पे ताला लटका था। ये देखकर वो भाग के आती है सासू माँ को ये बात बताने के लिए। सुनते ही रानी का दिमाग ट्रेन से भी तेज चलने लगती है। हाय रे भगवान, वो सास बहू मिलके जरूर कोई नया व्यापार शुरू की है। हमें भी नकल करना होगा। चलो चलो, हम भी जल्दी चलते हैं। ऐसा कहकर सास बहू रानी और कविता घर में ताला तक नहीं लगाती है और भाग के पेड़ के नीचे जाती है। वो देखती है कि शारदा अनामिका ताड़ गोला का मिल्क शेक बेच रही है और उनके दुकान में लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। हाय रे हाय भगवान, ये सास बहू को कितना मुनाफा हो रहा है। चलो चलते हैं और हम भी ताड़ गोला का मिल्क शेक बना के बेचते हैं। ऐसा सोचने के 2-3 घंटे के अंदर ही उसी पेड़ के नीचे जहाँ शारदा अनामिका का स्टॉल लगा हुआ था, वहीं पे आके रानी और कविता ताड़ गोला मिल्क शेक बेचने लगती है और कहती है, आइए बाबू आइए, ताजा ताजा ताड़ गोला मिल्क शेक। छोटा ग्लास 5 रुपए, बड़ा ग्लास 10 रुपए। आइए बाबू आइए। ये कहकर बेचने लगती है। अब क्योंकि रानी का मिल्क शेक का भाव कम था, इसीलिए शारदा और अनामिका के दुकान में अब लोग क्यों जाएंगे भला, आप ही बताइए।
सभी लोग रानी के दुकान जाने लगते हैं। ये देखकर रानी और कविता बहुत खुश होती है। जो भी जाते हैं उन्हें ताड़गोला मिल्क शेक वो पिलाते हैं, लेकिन पीने के बाद उस मिल्क शेक को लोग थू-थू करके फेंकने लगते हैं। एक दो लोगों ने जब ऐसा किया, बाकी लोग भी उन्हें घूर-घूर के देखने लगे। क्या हुआ बाबू, आप लोग ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? एक बार खुद ही पी लो, सब समझ में आ जाएगा। ये सुनने के बाद रानी ने जो मिल्क शेक बनाया था वो पीने जाती है। उसे सड़ा हुआ महक आने लगता है, उसका नाक सिकुड़ जाता है। जो लोग वहाँ पे थे वो पूछने लगते हैं कि सड़ा हुआ चीज बर्फ डाल के वो इस तरह क्यों बेच रही है। अब वो माफी मांगते हैं, पर लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। फिर शारदा अनामिका जाके उन्हें छोड़ देने के लिए विनती करने लगती है। लोग उन्हें छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। रानी और उसकी बहू शारदा और अनामिका के सामने सर झुका लेती है। ऐसा लालच करके अपनी जान मत गवाओ, शांति से सोचो फिर व्यापार करो। जो भी करो लागत रकम निकालना मत भूलो। शारदा इस तरह से कहती है, फिर अपनी बहू अनामिका से कहने लगती है, अनामिका जाके बड़ा ग्लास मिल्क शेक लाके इन लोगों को पिलाओ। शारदा के कहे मुताबिक अनामिका अपने स्टॉल में जाती है और वहाँ से जंबो ग्लास मिल्क शेक लाके उन दोनों को दे देती है। रानी और उसकी बहू चैन से पीती है, तब जाके थोड़ा शांत होती है। फिर दोनों अपने घर चली जाती है। वहाँ दरवाजा खुला देखकर दोनों परेशान हो जाती है। उनका सारा फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, अलमीरा, बिछावन, सोफा सेट सब चोर ले जाता है। ये देखकर रानी और उसकी बहू सर पटकते हुए वहीं बैठ जाती है। उधर शारदा और अनामिका निष्पाप मन से ताड़गोला मिल्क शेक बेचती है और आनंदमय जीवन बिताती है। एक गांव में शारदा नाम की एक झगड़ालू सासू माँ रहती थी। शारदा बहुत ही कंजूस थी। वो अपने बेटे रमेश को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए अपनी पसंदीदा लड़की अनामिका से उसने अपने बेटे की शादी कराई। अनामिका की शादी हुए काफी समय निकल चुके थे, उसके बाद भी उसके कोई बच्चे नहीं थे। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसे लगता था कि उसकी बहू बदकिस्मती लेकर उसके घर पे आई है, इसीलिए वो अपनी बहू को परेशान करना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंजूस सासू माँ की वजह से अनामिका को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सब वजह से अनामिका बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, यहाँ से एक कदम नहीं हिलना। ठीक है सासू माँ। जैसे ही शारदा निकलने वाली थी, तभी वहाँ रविंद्र और पार्वती आती है। वो बहुत गुस्से से उनके यहाँ आते हैं। उन्हें देखकर अनामिका छुप जाती है। इधर शारदा उन्हें देखकर गुस्से से कहने लगती है, तुम लोग इस तरह क्यों आए हो? सहायता चाहिए क्या कुछ? बड़ी मेम साहब, आपको बड़ा सा नमस्ते। आपकी बहू की वजह से हमारा घर अब टूटने वाला है। उसने क्या किया है? सुबह सुबह जब हम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जा रहे थे, आपकी बहू हमारे सामने आ गई और उसको देखने के बाद वो रिश्ता भी हमारा टूट गया। हाँ, मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, आपकी बहू सामने आ गई। देखिए उसका एक्सीडेंट हो गया, आज वो अस्पताल में भर्ती है। अगर आप चाहती है इस गांव को मदद करना तो कृपया अपनी बहू को घर के बाहर ना निकाले, हाथ जोड़ के कहती हूँ। इस तरह रविंद्र और पार्वती गुस्सा करके कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शारदा का ये सुनकर गुस्सा मानो फूट पड़ता है। वो अपनी बहू को जैसा मन जो मर्जी मन वो कहने लगती है। अरे कलमुही, कितनी बार कहूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है? गांव वाले आके ऐसी बातें सुनाते रहते हैं, पापिन कहीं की। शारदा इस तरह से डांट फटकार लगाती है और अपनी बहू के गालों पे 2 थप्पड़ लगाती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत रोती है और रोते रोते वो कमरे में चली जाती है। बाद में रमेश दोपहर के वक्त घर आता है। अरे अनामिका, उसे खाना परोसो। माँ, तुम खाना खाई? तुम्हारी पत्नी के कारण आज मुझे गांव वाले आके इतनी बात सुनाई कि पेट भर गया, अब खाने की जरूरत नहीं है। माँ सच कह रही है? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, सच क्या है? अजी, वो रविंद्र की बेटी किसी और से प्यार करती थी। दूसरे पक्ष को पता चल गया तो उन्होंने शादी रोक दी,
लेकिन मुझ पे आरोप लगा रही है कि मेरी वजह से उनकी शादी कट गई। रविंद्र का बेटा शराब पी के गाड़ी चलाता है, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और कह रहा है कि मेरी वजह से उसकी एक्सीडेंट हो गई है। इसमें बताइए मेरी क्या गलती है? छोड़ो, बुरा मत मानो। किसी और की गलती के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, चिंता मत करो। आज हम मंदिर जा रहे हैं। सुना है कि वो मंदिर बहुत शक्तिशाली है, वहाँ पे जो मांगो वही मिलता है। माँ, तुम आओगी क्या? हो गया, जो पैसे कमाओ बस उसी पे उड़ा दो। अभी मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर पे ही पूजा पाठ कर सकते हैं ना। अभी वो बाहर जाएगी तो गांव वाले फिर बातें सुनाएंगे, मेरी बात मानो। ठीक है माँ, घर पे ही पूजा करो अनामिका, मंदिर नहीं जाएंगे। सासू माँ ने मना कर दिया मंदिर जाने के लिए। पति भी तैयार हो गए। इस बात से अनामिका को बहुत बुरा लगा। उसे लगता है कैसे भी करके उस गांव के मंदिर में उसे जाना ही होगा और वो बीच रात में जाएगी जब कोई उसे देख ना पाए। फिर पूजा अर्चना करके आएगी। इस तरह से वहां जाती है, पूजा पाठ करती है और गर्भवती होने का प्रार्थना करके आती है। कुछ ही दिनों में अनामिका गर्भवती भी हो जाती है। अनामिका गर्भवती है, इस बात से रमेश खुशी के मारे उछल पड़ता है, पर शारदा के मन में कोई खुशी नहीं थी। बेटा सुनो, अब वो गर्भवती है, अस्पताल ले जाना, फल खरीद के देना, ये सब पैसों की बर्बादी है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, अपनी बीवी को सर पे चढ़ने मत देना। ठीक है माँ, आज तक मैंने कभी भी आपके बातों को ना कहा है। इस तरह कंजूस सासू माँ शारदा अपनी गर्भवती बहू अनामिका को बहुत परेशान करती है। अभी वो गर्भवती थी, उसे अस्पताल चेकअप के लिए ले जाना जरूरी था, पर शारदा उसे चेकअप के लिए अस्पताल नहीं जाने देती है। शारदा को बस इसी बात की चिंता थी कि उसके पैसे खर्च हो जाएंगे। अनामिका के जांच के लिए भी शारदा उसे बहुत परेशान करती है। ये कैसी बात हुई, सारा खाना तुम ही खा जाओगी क्या? आज से तुम एक ही बार खाओगी, एक ही दफे, वो भी एक ही चपाती। दूसरी बार बस एक केला खाओगी और दोपहर में तुम बस चावल का मार खा के रहोगी, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हें पता ही है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सासू माँ, अभी मैं गर्भवती हूँ। अभी मैं जितना अच्छा खाऊंगी वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। सभी लोग मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए मैं पोछा लगाऊं पूरे घर का और तुम खाना खाओगी बैठ के। क्या कहना चाहती हो तुम मेरे घर को बर्बाद करोगी? मेरा बेटा कितना मुश्किल से कमा के ला रहा है और तुम इस तरह से अय्याशी करोगी यहाँ? आप कैसे कह रही हैं सासू माँ? आप जब गर्भवती थी तो आपने भी जरूर अच्छे से खाया होगा। आज मैं मजबूत रहूंगी तो कल मेरा बच्चा भी मजबूत होगा। बहुत हो गया, तुम अब मुंह पे जुबान चलाए जा रही हो। अगर मेरा बेटा आया और उसे पता चला तब तुम्हारी जान वो ले लेगा। याद रखना, तुम मेरे साथ ठीक से बात करो। सास के कंजूसी की वजह से बहू ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी। अनामिका कमजोर हो जाती है। अनामिका ठीक से खाना नहीं खा रही थी, पर उसके पेट में संतान था। पर अनामिका चाहती थी कैसे भी करके उसका संतान बहुत ही शक्तिशाली हो। दिन निकलते जाते हैं। अनामिका का 9वां महीना पूरा हो जाता है। इस हालत में भी शारदा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रमेश भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं कह पाता था, जिस वजह से रमेश अपनी पत्नी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता है। एक दिन अनामिका अचानक से बहुत रोने लगती है क्योंकि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बहू की तकलीफ को शारदा देखती है, उसके बावजूद वो परवाह ही नहीं करती है। ठीक उसी वक्त रमेश घर आता है। वो देखता है उसकी पत्नी बहुत तकलीफ में है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी माँ से कहता है और तुरंत अनामिका को लेके अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में अनामिका 12 संतान को जन्म देती है। इतना टॉर्चर, इतनी परेशानी सहने के बावजूद अनामिका 12 संतान को जन्म दी है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शारदा ने जो कुछ किया था उस वजह से उसे सही सबक मिलती है। अब पूरा गांव वाले अनामिका के पास आके उसे देवी रूप में पूजने लगते हैं। शारदा ने अनामिका को जितना परेशान किया था, आज वो उतना ही चाहती है कि अनामिका को आइंदा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब से वो अनामिका का मदद भी करने लगती है और नाती पोती के साथ खुशी खुशी रहती है। सासू माँ में ऐसा बदलाव देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है।